तो इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम लखनऊ के ऐसे 3 यूनिक लोगों से मिलने जा रहे हैं जो ऐसा काम करते हैं जो ना तो पूरे इंडिया में किसी को आता है और ना तो कोई कर सकता है। जिसमें सबसे पहले जो लेदर या रबर से चप्पल नहीं, इतनी महंगी चीज से चप्पल बनाते हैं कि अगर आप उसे खरीद लोगे ना तो आपके घर में चोरी हो जाएगी, और अगर आप उसे पहन के रोड पे चलोगे तो चप्पल के साथ साथ आप भी चोरी हो जाओगे। उसके बाद वो जो बचपन से कॉपी पेन पे नहीं, हड्डियों पे आर्ट बनाते चले आ रहे हैं। इसके बाद वो जिनके पास 4,500 साल पुराने एंशिएंट इंडिया के सबसे एडवांस्ड वेपन्स हैं, इतने एडवांस्ड कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी ऐसे वेपन्स नहीं थे। और इन्हीं सारे लोगों को हम कवर करने के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिक भारत, जहां पे हम पैन इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट और हर एक सिटी में जाके ऐसे यूनिक लोगों को आपको ला करके दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं सबसे। तो हम अपनी चांदी की चप्पल के लिए आ गए हैं लखनऊ के चौक में, जो वैसे तो यार बिरयानी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन आज हम आए हुए हैं हुसैन भाई से मिलने, जिनकी फैमिली नवाबों के टाइम से चांदी की चप्पलें बनाती चली आ रही है। तो चलिए इनसे मिलते हैं। तो ये काम हमारे खानदान में, जैसे हमारे ये काम जो हम कर रहे हैं तो हमारे बाप दादा भी यही करते थे। ये लखनऊ के इकलौते हैं जो आज भी चांदी की चप्पलें अपने हाथों से तैयार करते हैं, और चांदी की चप्पलों की हिस्ट्री मुगलों और लखनऊ के नवाबों के टाइम से चली आ रही है, क्योंकि उस टाइम पे जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, और उनकी रानियां हुआ करती थी, वो इतनी महंगी चप्पलें पहनते थे जो चांदी से तैयार होती थी। इसको बनाने में करीब 8 दिन का वक्त लग जाता है, और अगर इसे बनाने में कोई भी गलती हुई ना तो काम को फिर से शुरू करना पड़ता है। इसके तो कारीगर बहुत कम है। हमने पता है कि 2-3 लोग करने वाले हैं, कोई बहुत नहीं है। इतने बड़े लखनऊ में 2-3 लोग हैं खाली। ये हमारे 100 साल पुरानी जगह है, हमारे दादा की भी। हमारी नस्ल जो है वो ईरान की, जहाँ आजकल जंग चल रही है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि हुसैन भाई सिर्फ चप्पल ही बनाते हैं क्या? तो रुको, अभी चप्पल के साथ ये बहुत सारी और चीजें बनाते हैं। ऐसे ही हुसैन भाई आईफोन के कवर से लेकर लेडीज के पर्स तक बनाते हैं, सब कुछ चांदी से। अच्छा, ये फोन का आप नापते होंगे बढ़िया से? हाँ, फोन को पहले नाप लेते हैं, तो उसको नाप के फिर चिपका दिया जाता है। फोन का कवर भी चांदी का बनाते हैं, ये अभी पता लगा, लेकिन कितना प्यारा है ये, देखो आप। हम चांदी चप्पल बनाते हैं। चांदी चप्पल के अलावा अगर कोई चीज़ आदमी जो कहे वो बना देंगे। उसमें यह कि मूर्ति मुकुट भी बनाते हैं, कि या चांद तारा है मस्जिद का, मंदिर का, तो कुछ भी हमसे कहें वो बना देंगे। जैसे ये जब बनाई जाती है, अगर कोई गलती हो गई या टूट गया तो फिर मतलब मामूली कोई खराबी है तो थोड़ा बहुत तो सुधार लेते हैं। अगर ज्यादा खराब हो गया तो फिर दोबारा बनेगा। फिर इसको गला दी जाती है, गल के दोबारा बन जाएगी। मतलब बहुत उसमें बहुत समय बढ़ जाता है, समय भी बढ़ जाता है, नुकसान भी होता है कि चांदी घट जाती है दोबारा करने में। इस प्रोसेस में इतना पेशेंस रखना पड़ता है ना कि एक छोटी सी गलती हुई और तुरंत नुकसान हो जाता है। और अब आता है सबसे मेन पार्ट, इसे बनाने का प्रोसेस। तो इसके लिए चलते हैं सबसे पहले उस जगह जहां चांदी को पिघलाया जाता है। में सिल्वर पिघलाने के बाद जो उसके इनगॉट्स तैयार होते हैं ना, उनको शेप इन्हीं में दिया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे ये रखे हुए हैं अलग अलग शेप्स के लिए, आगे पीछे दोनों के अलग अलग शेप्स होते हैं, पतले मोटे। तो जैसे ये काम हमने कर रहे हैं, तो ये हमने अपने अब्बा से सीखा। हमारे अब्बा ने जो है अपने अब्बा से सीखा। इस तरह ये काम हमारा 5-6 नस्ल पुराना काम है। टूटा है कभी आपसे बनाते? कितनी बार टूटा होगा? नहीं ऐसा, मतलब जब काम सीख रहे थे उस वक्त तो ये हुआ कि जैसे हमने कलम ये अपना औजार लगाया तो इस पार से उस पार चला गया। अच्छा। तो वो शुरू में हुआ, क्योंकि अब तो इतना आदत पड़ गई है कि अब चांदी वजन देख के उसी हिसाब से काम होता है। तो डांट पड़ती होगी शुरू में, तो गड़बड़ कर दी है कहीं? हाँ, शुरू में डांट भी पड़ी, सब कुछ। तो अब चलते हैं अपने दूसरे प्रोसेस के लिए, जहां अपने सिल्वर के बिस्किट्स को शीट में कन्वर्ट किया जाता है। जिसके बाद उस पतली सी शीट पे डिजाइन्स और नक्काशी करी जाती है। तो ऐसी चांदी की शीट में पूरी नक्काशी अंदर और बाहर से करने के बाद फिर ऐसी जूतियां तैयार होती हैं, जिसमें इसके आगे का काम जो लोग जूते तैयार करते हैं वो करते हैं, ताकि अंदर से सिल्वर से आपको कोई दिक्कत ना हो, पूरा एकदम नॉर्मल स्मूथ रहे अंदर। और बाहर की तो नक्काशी आप देखो कितनी प्यारी है। अब आपको लगता होगा कि भाई चांदी तो पैरों में चुभेगी, तो देखो इसका जो अंदर का पार्ट होता है ना चप्पल का, वो लेदर से तैयार किया जाता है, ताकि चांदी आपके पैरों में चुभे ना और अनकंफर्टेबल फील ना हो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, आपको लगता होगा यार इसे खरीदता कौन होगा? भाई इसके ऑर्डर्स ना अमेरिका से भी आ चुके हैं। तो आपको कहाँ से ऑर्डर आया है? मतलब भारत के सबसे दूर में कहाँ से ऑर्डर आया है? भारत में आप यूँ समझिए कि भारत के जिसको आप दूर समझे, लखनऊ से बैठ के आप यहाँ दूर समझे हिंदुस्तान में, कई हर जगह मेरी चप्पलें बनती रहेंगी। बाहर से हैं? और बाहर से ये कि अमेरिका वगैरह भी, मतलब हमारी 2-3 जोड़ी चप्पलें जा चुकी हैं। उसमें एक चप्पल तो मेरी ऑनलाइन भी गई है, क्या ऑनलाइन ऑर्डर आया और ऑनलाइन ही यहाँ से पार्सल कराई गई।
और अब इसके प्राइस की बात करते हैं। इनके एक चप्पल का प्राइस ना 35,000 से 40,000 रुपए तक होता है, जितने में लोग ना महंगी महंगी गुच्ची और प्राडा की चप्पलें पहनते हैं। तो इस छोटी सी दुकान में एक एक हफ्ते मेहनत करके हाथों से ऐसे आर्ट पीसेस तैयार करी जाती हैं। वैसे तो चांदी की चप्पल है, लेकिन आर्ट पीसेस इनको आप कह सकते हो, क्योंकि हर एक चीज हाथों से तैयार करी जाती है। अब लोग इसको कम खरीद रहे हैं, लेकिन इनकी लेगेसी ना आज के जो फैशन है और जितना भी फास्ट फैशन चलता जा रहा है, उनके आगे उनकी एक अलग ही लेगेसी है। हम चांदी चप्पल बनाते हैं, ये हमारी एल्बम है, इसके ऊपर हमारा एड्रेस दिया हुआ है। अगर आप दुनिया में किसी भी मुल्क में हो, किसी भी जगह पर हो, अगर आप हमको ऑनलाइन ऑर्डर कीजिएगा, इस पते पे हमको ऑर्डर कीजिए और हम आपको ऑनलाइन यहाँ से चप्पल बना के भेज देंगे। और पता है, सिर्फ इंडियन फुटवियर मार्केट का साइज $38 बिलियन है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2026 से 30 के बीच में ये 10% CAGR से ग्रो करने वाली है। और आप सोचो कि इतनी बड़ी मार्केट साइज होने के बाद भी चांदी की चप्पलें सिर्फ कुछ ही लोग बनाते हैं, इसमें कोई भी आज तक बड़ा नोन ब्रांड है ही नहीं। और अगर हम लोग इस पे ध्यान देंगे, बड़े ब्रांड्स इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ये इंडिया की यूनिक आर्ट जो गलियों से एक्सटिंक्ट होने तक आ चुकी है, वो एक बड़े लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो सल्यूट है अपने हुसैन भाई को इस चांदी की चप्पल के लिए। कुछ लोग अपने हाथ की कला पत्थरों पे दिखाते हैं, बड़े बड़े स्टैचूज तैयार करते हैं, लेकिन आज हम आपको जिनसे मिलाने वाले हैं ना, वो अपनी हाथ की कला हड्डियों पे दिखाते हैं। मतलब वो ह्यूमंस की हड्डियां नहीं होती हैं, मरे हुए जानवरों की हड्डियां होती हैं, और इसे बोन कार्विंग कहते हैं, जो पूरे इंडिया में कुछ ही लोगों को आती है। इसीलिए चलिए इनसे मिलते हैं। तो इसके लिए हम आ गए हैं लखनऊ के दौलतगंज में जलालुद्दीन और उनके बेटे अकील अख्तर से मिल रहे। जी, मेरा नाम जलालुद्दीन है। मैं बोन कार्बिन का कारीगर हूँ, जो कि मुझे करीब 40-42 साल हो गए काम करते हुए। जो आज भी ऐसी आर्ट बनाते हैं जो पूरे इंडिया में बहुत कम लोगों को आती है, और एक टाइम पे इसके कारीगर इतने ज्यादा कम हो गए थे ना कि लोग इसको डेथ आर्ट कहने लग गए थे। हमें 2002 में स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2009 में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन अपने जलालुद्दीन भाई ने अपना काम नहीं छोड़ा, ये अपनी आर्ट में लगे रहे, जिसकी वजह से इन्हें स्टेट अवार्ड मिला। उसके बाद प्रेसिडेंट से इन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला अपनी कला के लिए। देखिए, हमारे ननिहाल में काम होता था, जो कि मेरे मामू काम करते थे, तो उनको देख करके हमने ये काम सीखा है। वहाँ गांव में जो है बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट बनते थे, जैसे कान के हैं, गले के हैं, इस तरह के छोटे छोटे सामान बनते थे। हम भी लखनऊ आ गए। लखनऊ मुझे आए हुए करीब 30-35 साल हो गए। और ये जो काम है ना, ये इसको पिछले 40-42 सालों से करते चले आ रहे हैं। जैसे जैसे इस आर्ट के कारीगर खत्म होते जा रहे थे, धीरे धीरे लोग इस पे इंटरेस्ट भी बहुत कम दिखा रहे थे। उसके साथ इन्होंने अपने लड़के अकील को भी उनकी क्लास 10th से ही ये आर्ट सिखाना शुरू कर दिया था, ताकि वो भी इनके बाद इस आर्ट को आगे ले जा पाए। हम जब 10th में थे तो हमें याद है हम तब से काम कर रहे हैं, और आज हमको काम करते हुए 15 से 16 साल हो गए, और हमको स्टेट अवार्ड मिला है। 2009 में हमको इस काम के लिए स्टेट अवार्ड मिला है। जिसके बाद गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स निकाली ताकि आर्ट खत्म होने से बचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सीख पाए, जिसकी वजह से आज जलालुद्दीन जी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आर्ट सिखा रहे हैं। तो अब इनके प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत मजेदार है। देखो, इसका सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है स्लॉटर हाउस से, जहाँ से ये सबसे पहले हड्डियों को लेकर के आते हैं, और इनके साथ बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज भी स्लॉटर हाउस से हड्डियां ले जाती हैं, क्योंकि भाई हड्डियों में होता है कैल्शियम, जिसकी दवाओं में नीड होती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, बफेलो की वेस्ट बोन है। हम लोग जो नक्काशी करते हैं, अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, वो इस बोन से ही बनाते हैं, जो कि टोटली वेस्ट होती है, और ये हम लाते हैं स्लॉटर हाउस से। लोग हमेशा सोचते हैं ना कि ये आर्टिस्ट है और हड्डी पे काम करते, क्या इन्होंने जानवर को मार दिया, पर ऐसा नहीं, जानवर को मारते नहीं है। जो वेस्ट बोन होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, और ये बोन भी हम कहीं इधर उधर से नहीं लाते, सीधा फैक्ट्री से लाते हैं। स्लॉटर हाउस होते हैं, वहाँ से लाते हैं, और फिर इसको क्लीन करते हैं, मतलब ऐसे धूप में रखते हैं ताकि इसका जो स्मेल है वो खत्म हो सके। आप देखेंगे ऑयल है, तो ऑयल भी इसका निकल जाता है, तो सुखाने के लिए हम इसको छत, और जब ये अच्छे तरीके से सूख जाती है, अच्छे से इसका पूरा का पूरा ऑयल निकल जाता है, फिर ये इन हड्डियों को नीचे ले जाते हैं, जहाँ पर अब इनमें काम शुरू किया जाता है। और ये जो आर्ट है ना भाई, ये आर्ट 100 साल पुरानी है, आज की नहीं है। और पहले आदिवासी लोग भी ना हड्डियों से बनी हुई ज्वेलरीज पहना करते थे। उसके साथ राजा महाराजा भी हड्डियों से बनी हुई चीजें पहना करते थे। फिर धीरे धीरे ना लोग हाथी दांत पे शिफ्ट होना शुरू हो गए, आइवरीज पे इंग्रेविंग करवा के पहनने लगे। जिसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि हाथियों की स्मगलिंग शुरू हो गई, आइवरीज की स्मगलिंग शुरू हो गई।
जिसके बाद गवर्नमेंट को इसे बैन करना पड़ गया। लेकिन आज जो कार्विंग होती है ना, ये हाथी दांत पे नहीं होती है, ये होती है बफेलो और कैमल की हड्डियों पे। अब अपनी हड्डियों को सूखने के बाद ना उसे कटर से अच्छे से काटा जाता है, क्योंकि भाई सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं ना, उससे अलग अलग पीसेस निकाली जाती है और पीसेस निकालने के बाद उन्हें छेनी हथौड़ी से पतला किया जाता है। अब जब ये पतली पतली पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है ना, फिर उसके बाद इसमें बफिंग करी जाती है ताकि हड्डियों की जो रफनेस है ना वो चली जाए, हल्की सी शाइन आ जाए। अब शुरू होते हैं अपने असली प्रोसेसेस, जिसके लिए अपने जलालुद्दीन भाई के पास ना बहुत सारी अलग अलग मशीन्स और टूल्स है, जिसमें सबसे पहले इन पीसेस पे मशीन से छेद किया जाता है। और हाँ, एक और सबसे जरूरी चीज, हर आर्टिस्ट के पास ना उसका एक खुद का ठीहा होता है, ये लकड़ी का बेस, जिसपे जितना भी काम किया जाता है ना इन हड्डियों पे, वो सारा का सारा इन्हीं बेस पे रख के किया जाता है। अब धीरे धीरे इस पे अलग अलग तरीके की नक्काशी करी जाती है, जिसपे बहुत ज्यादा प्रिसीजन की नीड होती है और बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसा आपको शेप चाहिए ना, परफ्यूम की बोतल तैयार करनी है, कॉम्ब तैयार करना है, लैम्प तैयार करनी है, सीजर्स तक तैयार कर देते हैं, स्टैचूज भी बना देते हैं, उसके साथ साथ ना ये सिगरेट बॉक्स भी बनाते हैं भाई, कार्ड बॉक्स भी बनाते हैं। लेकिन पहले इन्हें इतनी डिजाइन्स बनाना नहीं आती थी, ये पहले बहुत छोटी छोटी चीजें बनाया करते थे। ये परफ्यूम बोतल भी बनाते हैं। आप इसमें निकालिए, स्टैंड भर दीजिए, फिर इस्तेमाल करिए। हमेशा ये आपके पास शीशी रहेगी, बस आगे परफ्यूम बदलते रहिए। अच्छा, इसको चमकाने के लिए, जैसे ये देखा हमने, ये पॉलिश जो हुआ है, ये कैसे किया गया है? जो शाइनिंग आ गई है बहुत अच्छी। ये शाइनिंग जो आती है बफिंग से आती है। हम लोग जो है मोटर में कपड़े का बफिंग होता है, बफ होता है, बफिंग करते हैं, उसके पॉलिश आती है। ये वॉच देखो आप, घड़ी ये बोन से तैयार करी गई है। अब इसमें आपको लगता होगा ना, ये जो कर्व दिया गया है ये बोन से कैसे दिया है। देखो यहाँ पे लाइंस आपको दिखती होंगी छोटी छोटी, ये छोटी छोटे पीसेस को जोड़ करके ये तैयार किया गया है। उसके बाद एंट्री होती है NIFT की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। उन्होंने इनके साथ कोलैब किया, इनको नए नए डिजाइन दिए, जिसके बाद इन्हें क्लॉक का भी डिजाइन दिया और इन्होंने भाई बना भी दिया, मतलब हड्डियों से पूरी घड़ी तक तैयार कर दी। और इनके पास कुछ ऐसे आर्ट पीसेस भी है ना, जिन्हें तैयार ही करने में 6 महीने का टाइम लग गया, और ये कैमल बोन से तैयार करी गई है। और इनकी जो आर्ट है ना, ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस है। इनके ऑर्डर्स ना पूरी दुनिया भर से आया करते हैं। तो ये कि बाहर जो है कोई किसी को पसंद आता है तो हम उसको यहाँ शिफ्टिंग कर दें। अमेरिका कहीं वर्ल्ड में कहीं भी आदमी पसंद आता है उनको वहाँ भेज दें। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, हर देश से मोस्टली इनके ऑर्डर्स आ चुके हैं। और सबसे मजेदार चीज पता है क्या है, कि जब हम लोगों का बैट टूट जाता है ना, तो हम लोग लकड़ी के बुरादे को फेविकोल से मिला के चिपका देते हैं। वैसे ही जब हड्डियों की चीजें टूटती है ना, तो इसे भी जलालुद्दीन जी हड्डियों के बुरादे को फेविकोल से मिला के मस्त चिपका देते हैं, कि पता ही नहीं लगेगा कि भाई ये टूटा भी था कभी। अभी जैसे महीने भर में आपके लगभग कितने ऑर्डर आ जाते हैं? महीने में को ठीक नहीं है कितने ऑर्डर आएंगे, लगभग 15, 20, 50। हाँ, ऐसे भी आ जाते हैं, महीने में 2-3 आ जाते हैं, 10-20 आ जाते हैं, 25-30 आ जाते हैं, कोई ठीक नहीं है। मतलब ऊपर नीचे होता रहता है हमेशा। मगर हम अपना काम बंद नहीं करते कभी। अगर ऑर्डर नहीं आता है तो हम भी कुछ ना कुछ बना नई चीज बना के रखते रहते हैं। और ऐसे जलालुद्दीन जी अपनी हाथों की कला से वेस्ट बोन्स को एक प्रीमियम आर्टिफैक्ट्स में बदल रहे हैं। हैट्स ऑफ टू जलालुद्दीन जी। हम लोगों को मैटर हो जाता है ना, तो दोस्तों को तुरंत बुला लेते हैं कि भाई जल्दी आ जाओ, मैटर हो गया है। लेकिन पहले जब लड़ाइयाँ हुआ करती थी ना, तो लाठी डंडे नहीं लाए जाते थे। पहले राजा महाराजा तलवार और भालों का यूज किया करते थे। और आज जो हम हथियार देखने वाले हैं ना, वो कोई नॉर्मल हथियार नहीं है, उस टाइम के AK-47 है वो, क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी इतने एडवांस वेपन थे ही नहीं। और ये किसी नॉर्मल आदमी के पास नहीं है, ये है यूपी के ex-DGP के पास। तो चलिए मिलते हैं उनसे। मैं विजय कुमार 1988 बैच का IPS ऑफिसर हूँ। और अभी जो आप यूपी के हर गली में कैमरा देख रहे हो ना, उसकी शुरुआत इन्होंने ही करी थी। ऑपरेशन त्रिनेत्र में इन्होंने पूरे यूपी में 11 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी कैमरास पहली बार लगवाए थे। और जो पहले क्रिमिनल केसेस की सजा सुनाने में 20-20 साल लग जाते थे ना, इन्होंने ऑपरेशन कन्विक्शन के थ्रू उसका टाइम सिर्फ 4 महीने कर दिया। और अपना राम मंदिर भी इन्हीं के टेन्योर में तैयार हुआ था। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इन्हें 4,500 साल पुराने वेपन्स मिले कैसे, और वो इनके पास क्या कर रहे हैं? हाँ, ये आप लोगों को लगता होगा कि म्यूजियम में ये सब आर्टिफैक्ट्स क्यों नहीं रखे हैं। एक्चुअली जब ये निकले थे, ये जो अस्त्र शस्त्र हैं, ये शहजाद राय रिसर्च इंस्टीट्यूट बड़ौद के हैं, और वहीं से मैंने बोरो किए थे अध्ययन के लिए। तो उसी अध्ययन के सिलसिले में मेरे पास हैं, और वैसे मूल रूप से ये संग्रहालय के हैं। और इस तरह के हथियार और कहीं नहीं मिलते, दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं। निगोही एक जगह है शाहजहांपुर में, एक कॉपर होड मिली। कॉपर होड का मतलब वहाँ हथियारों का एक जखीरा मिला।
टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वेपन बना रहे थे। तांबे के इतने अच्छे हथियार हड़प्पा सभ्यता में भी नहीं मिले। ये उस युग के AK-47। और इनको इन सारी चीजों में इंटरेस्ट तब आया जब ये बांदा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे और वहाँ के डाकुओं को पकड़ने के लिए ये पूरे जंगल की कॉम्बिंग किया करते थे। तब इन्हें वहाँ की गुफाओं में बहुत सी ऐसी रॉक पेंटिंग्स मिली जो बहुत साल पुरानी थी। वहीं से इनका इंटरेस्ट इंडियन हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में आ गया और इसके साथ इनके पास 300 से ज्यादा 4500 साल पुराने वेपन्स रखे हुए हैं जो कि एक साथ एक ही जगह पे मिले थे, जो कि इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ था। क्योंकि पहले जो गांव में घर हुआ करते थे उनके बीचों बीच में जो चीफ का घर होता था, सारे के सारे एडवांस्ड वेपन उन्हीं चीफ के घर में रखे जाते थे ताकि सारे वेपन्स एक ही जगह पे सेफ रहें और जब लड़ाई हो तो लोग एक ही जगह से सारे वेपन्स उठाएं। और ये जो हमें 300 वेपन्स का फॉसिल मिला है ना, ये उन्हीं चीफ के घर का मतलब आर्मरी का है। ये जो मैंने हाथ में है ये हारपून है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें फल है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का फल है। उसके बाद इसमें हारपून है और फिर ये लग लगे हुए हैं। तो ये इसलिए बनाया जाता था कि अगर किसी को मारा जाए, किसी जानवर को, तो उसको मैक्सिमम डैमेज हो जब उसको ताकि वो निकले नहीं, बाहर ना निकल पाए। अगर निकले तो फिर पूरा उसका जो है मांस लेके निकले। इसमें अगर इसको आप ऐसा करेंगे तो इसमें दाढ़ी वाला एक चेहरा बना हुआ है, तो ये प्रोटो शिवा का है। और इसके बाद आपको मिलाते हैं द गॉड ऑफ वॉर से। तो ये कार्तिकेय की मूर्ति है। इसमें जो इसके हाथ हैं वो पैर से नीचे नहीं जाते। तो कार्तिकेय भी युद्ध के देवता हैं, देवताओं के सेनापति कहलाते हैं। जब वॉर हुआ करती थी ना, तो सोल्जर्स कार्तिकेय के सिंबल को सबसे आगे लेकर चला करते थे क्योंकि इन्हें युद्ध का देवता माना जाता है और वॉर में इनका सिंबल आगे लेके चलने से लोग ये मानते थे कि हम ये वॉर जीत जाएंगे। ये दूसरे प्रकार का भाला है। इसमें आप देख रहे हैं पत्ती जैसे आकार का फल है। इस तरह के जो भाले हैं वो हम लोगों को योधे सिक्कों पे इस तरह के भाले और हारपून जो मैंने इससे पहले दिखाया था, वो 2री सदी ईस्वी के एक योधे राजा होते थे हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। उसमें कार्तिकेय दिखाए गए हैं योधे सिक्कों पे। तो कार्तिकेय इस तरह के भाले लिए हुए, उसी से हम लोगों ने पहचाना कि ये जो है एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर है जो कॉपर होड का, वो कार्तिकेय का ही स्वरूप। और ऐसे इन्होंने अपनी ड्यूटी के साथ साथ इंडियन आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री पे 50,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे हमने इस वीडियो में 3 सुपर टैलेंटेड लोगों को कवर किया और ऐसे ही आपके आसपास भी जो डिफरेंट यूनिक चीजें हैं उन्हें आप कमेंट करना, हम आएंगे उसे कवर करेंगे और आगे भी ऐसे ही एपिसोड्स आते रहेंगे। तो इस एपिसोड से रिलेटेड जो भी फीडबैक, जो भी आपको कमियां लगी हो या अच्छा लगा, वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। जल्दी मिलते हैं अपने एक नए एपिसोड में नई एनर्जी के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बी यूनिक।